Okay, so it's streaming live. Now we can start. Good afternoon, everyone. My name is Dipanshi Sharma and I'm your host for today. और आप सभी संपूर्ण में व्यूअर्स का आज के हमारे डॉक्टर स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्योर थायराइड विद आयुर्वेदा। हम सभी थायराइड को क्योर करने का मेन स्ट्रीम प्रोसेस जानते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, बट आयुर्वेदा से इसका क्योर कैसे हो सकता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर सुनील आर्या जी से। He is MD Panchagavya, MD Acupressure in Magnet and MD Acupressure and Magnet Therapy, MD Yoga, DBMS. So डॉक्टर सुनील आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस डॉक्टर स्पेशल शो में। धन्यवाद दीपांशु जी और संपूर्ण में के सभी अधिकारीगण, सभी वॉलंटियर्स और आपके साथ जुड़े हुए जितने भी इस कार्यक्रम को आज लाइव देख रहे हैं, सभी बहनों भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। सब लोग जुड़ गए क्या? जी, मोस्टली सब जुड़ गए हैं। हाँ जी जी। आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ जी, मेरी अच्छा, अब आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब ठीक आ रही है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इससे पहले कि हम आज की चर्चा को शुरू करें, आइए मिलकर के इस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने बहुत ही सुंदर शरीर हम लोगों को बना के दिया, बहुत सुंदर इस देश में हमें जन्म दिया। ऋषियों के संतान इस देश को कहा जाता है, तो इसीलिए परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए एक वैदिक मंत्र के द्वारा हम लोग इसको शुरू करेंगे। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। उपस्थित सभी श्रोतागण, दीपांशी जी, संपूर्ण में के सभी अधिकारीगण, और आज आपके माध्यम से जो YouTube चैनल पर, फेसबुक आदि पर और जूम पर जो सभी देख रहे हैं, उन सभी को मैं पुनः एक बार नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय आपने चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में थायराइड एक ऐसी बीमारी बढ़ती जा रही है जिसके कारण से हमारी माताएं बहनें और अब तो पुरुषों में भी ये बीमारी आने लगी है। मैं बता दूं कि थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है जो हमारे गले में स्थित होती है। बहुत प्रकार के कार्य हमारे लिए करती है, मेटाबॉलिज्म को भी काम करती है, शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करती है, और इसको मेन कहा जाता है कि ये इमोशनल ग्लैंड है। आपके जो इमोशंस हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है। थायराइड जो बीमारी होती है, थायराइड की दो प्रकार की बीमारी होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, दो प्रकार की होती है, जिसमें एक में तो कम उसकी गतिविधि, जो उसकी कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, हाइपो, और बहुत ज्यादा हो जाती है तो हाइपर। तो इस प्रकार से दो प्रकार की बीमारियां इसमें आती हैं। आती क्यों है? सबसे पहले हमें समझना ही पड़ेगा कि थायराइड की जो समस्या है ये आती क्यों है। ये इमोशनल, मैं इसको बोलता हूं कि इमोशनल ग्लैंड है, इमोशंस को कंट्रोल करने का कार्य करती है, और सबसे ज्यादा माताएं बहनें इससे परेशान होती हैं। उसके पीछे एक कारण है, हमारी जो सांस्कृतिक और जो हमारा देश का जो ढांचा है, जब से वो पुरुष प्रधान हुआ है तब से महिलाएं ज्यादा पीड़ित होने लगी। अब मान लीजिए कोई बच्ची शादी होने के बाद ससुराल में जाती है, एक नया वातावरण मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार के जो एक तरह से सिस्टम उसका बदल जाता है। अपने परिवार में जिस प्रकार से वो रहती थी वहां पर जाकर के कुछ बंदिशें उस पर लागू हो जाती हैं, और कभी सासू माँ ने कुछ बोल दिया तो बेचारी कुछ कहना चाहती है लेकिन नहीं कह पाई, अंदर रह गई घुट के। कभी ननंद जी ने कुछ कह दिया
उसका जवाब देना चाहती है, लेकिन संस्कारों की वजह से नहीं दे पाई, अंदर ही घुट के रह गई। इस प्रकार से बहुत सारी जो इनपुट्स उसको आती रहती हैं, अलग अलग प्रकार के तनाव बढ़ते रहते हैं, और उन तनाव को वो सब अपने अंदर समाती जाती है। घुटन जिसको आप बोलते हैं, वो घुटते रहती हैं, और इस प्रकार घुटते 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 बहुत सारे जब तनाव इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा प्रेशर थायराइड ग्लैंड के ऊपर आता है, और थायराइड ग्लैंड हमारी डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी कि उसको जो है उसकी कार्य प्रणाली अवरुद्ध होने लग जाती है, और तब ये थायराइड की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब अगर ये थायराइड हो गई तो इसके बाद समस्या गंभीर होती चली जाती है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बहुत सारे ये आपके लिए सिक्रेशन का काम करती है, बहुत सारे हार्मोन इसमें रिलीज होते हैं, वो सारे धीरे धीरे धीरे, जैसे T3 है, T4 है, TSH है, ये सारे जो हार्मोन्स है ये इम्बैलेंस होने लगते हैं, और इम्बैलेंस होने के कारण से आपकी कार्य प्रणाली फिर इम्बैलेंस होने लगती है। तो इस प्रकार से थायराइड जिस व्यक्ति को हो जाता है, कई बार क्या होता है देखेंगे कि वो गुस्सा अचानक आने लग जाता है उसको, आप थोड़ी सी बात हुई और वो क्रोध में भड़कने लगता है। कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में आ जाता है व्यक्ति, तो आसपास में क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आता, और डिप्रेशन में फील होने लगती है। क्यों? कारण क्या है कि जो उसके अंदर गुस्सा था, जो तनाव था, उस तनाव को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उस सारे तनाव को उसने अपने अंदर झेला, और झेलने के कारण से उसकी थायराइड जो ग्लैंड है वो प्रभावित हो गई, और उस प्रभावित होने के कारण से उसके अंदर फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे कंसीविंग ना होना, महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में पूरी तरह से दूध का उत्पादन ना होना, दूध कम हो जाना, इस प्रकार से अन्य कई प्रकार की समस्याएं, इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, छोटी छोटी बातों पे रो देना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से आने लग जाती है। और क्योंकि वातावरण इतना गंभीर हो गया है, वातावरण इतना दूषित हो गया है कि जो हमारा आहार सिस्टम था, जो हमारा खाने पीने की सिस्टम था, वो भी धीरे धीरे विकृत होता चला गया। अब थायराइड को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे जरूरी जो चीज होती थी वो होती थी नमक। नमक, हम जब सेंधा नमक खाते थे तो हमारी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल बैलेंस रहती थी, लेकिन अब हमने पिछले 20-25 सालों में समुद्री नमक खाना शुरू किया, एक फैशन बन गया, टीवी में ऐड देखा, और इसी प्रकार से आयोडीन वाला नमक, फ्री फ्लो वाला नमक, इस प्रकार के नए नए ऐड देखे, और हमने नमक जो पहले हम खाते थे, हमारे पूर्वज सदियों से खाते आते थे, उस नमक को हमने छोड़ दिया, और उसकी जगह हम ये आजकल आयोडीन वाला टाटा नमक, दूध, अलग अलग नामों से जो आते हैं, वो नमक हमने खाना शुरू किया। उस नमक के खाने के कारण से सोडियम क्लोराइड हमारे अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा, और उसके कारण से धीरे 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 हमारी जो थायराइड ग्लैंड थी वो विकृत होनी शुरू हो गई। तो आप देखेंगे कि डाटा उठा के देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों के अंदर थायराइड जो पेशेंट्स है वो बहुत तेजी के साथ भारत में बढ़ते जा रहे हैं। उससे पहले इस बीमारी को कोई जानता नहीं था कि भाई थायराइड की भी कोई बीमारी होती है, क्योंकि उससे पहले हम इस तरह की दिक्कतों में आते नहीं थे। दूसरा क्या हुआ कि सिंथेटिक दूध का प्रयोग बढ़ गया समाज में। जो देसी गाय थी हमारे देश में, देसी गाय कम होती चली गई, देसी गाय का दूध कम होता चला गया, और उसकी जगह भैंस का दूध आने लग गया। भैंस के स्थान पर जब वो भी कम पड़ा, तो आजकल केमिकल वाला शैम्पू से दूध बना रहे हैं, यूरिया से दूध बना रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज से, केमिकलों से दूध बना करके वो बाजार में फैलाना शुरू कर दिया। तो उस दूध के केमिकल्स के कारण भी, क्योंकि सबसे ज्यादा आहार विकृत हुआ, आहार के कारण से हमारी ग्लैंड्स विकृत होनी शुरू, उसमें थायराइड भी मुख्य रूप से है, तो हमारी थायराइड ग्लैंड भी प्रभावित होनी शुरू हो गई। तीसरा बड़ा कारण, जो हमारी फल और सब्जियां थी, फल और सब्जियों में पहले लोग खाद नहीं डालते थे केमिकल वाला, गोबर गौमूत्र से इस तरह की खेती की जाती थी, तो पूरे के पूरे जो पोषक तत्व हैं वो फल और सब्जियों में हमें मिलते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब से इस देश में हरित क्रांति आई 1965 के बाद, बहुत तेजी के साथ हमारे देश में हमारे किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और उस केमिकल फर्टिलाइजर के कारण से वो सारे जो केमिकल्स थे वो अन्न के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाने लग गए, और उन केमिकल्स के कारण भी हमारी जो ग्लैंड है वो विकृत होनी शुरू हो गई। तो सबसे बड़ा कारण आपका दूध है, आपका नमक है, और ये केमिकल वाले फल और सब्जियां और अनाज है। तो इन सब के कारण से हमारी धीरे धीरे हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, वो बढ़ने लगी। हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म इस देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गया। उसके बाद तनाव, घरों में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है
उसके अलावा आप ये फ्रेंड सर्कल्स में आप देखिएगा, किसी दोस्त ने किसी दोस्त को कुछ कह दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पहले सब लोग इकट्ठे बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे, वातावरण खुशनुमा रहता था और सारी जो तनाव और टेंशन को दूर कर दिया करते थे, तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब से हम एकल होते चले गए, हमारा फ्रेंड सर्कल छोटा होता चला गया, और जो दोस्त है वो दोस्त भी अब स्वार्थी होने लग गए। पहले निस्वार्थ भाव से बैठते थे, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, हंसते थे, खेलते थे, तो इस प्रकार की जो तनाव था वो सारा रिलीज कर लिया करते थे। अब वो तनाव भी सारा अंदर, उसके ऊपर रही सही कमी जो है वो मोबाइल ने पूरी कर दी। अभी क्या करते हैं कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, तो चारों एक कमरे में भी अगर बैठे हैं तो भी वो एक जगह नहीं है। एक रूम में बैठ करके भी बेटा अलग मोबाइल पे लगा है, बेटी अलग लगी है, माताजी अलग लगी है, पिताजी अलग लगे हैं। 4 जने हैं, एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन चारों अलग हैं, एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं है। अब उस प्रकार से जब इस तरह की भावनाएं, इस तरह की जो विकृतियां परिवारों में आने लगी, तो ये तनाव की जो मात्रा थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। और किसी ने अगर मोबाइल पे कोई काम कर रहा है और दूसरे ने उसको बोल दिया भाई एक गिलास पानी उठा के दे दे, तो वो इतनी जोर से झल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध में आते हैं कि भाई खुद ले लो उठ के। अब उस ये तनाव बढ़ने के कारण मैं आपको गिना रहा हूं किस प्रकार से छोटी छोटी बातों से बहुत सारे तनाव हमारे मस्तिष्क में इकट्ठे होते चले जाते हैं, और उन सब तनाव का प्रभाव हमारी सबसे ज्यादा जो झेलती है ग्रंथि, वो थायराइड झेलती है। तो थायराइड ग्रंथि वहां से विकृत होनी शुरू होती है, और वहां से हमारी ये समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब का जो कारण जब समझ लेंगे तो निवारण भी आसानी हो जाएगी समझने में। औषधि तो मैं बताऊंगा ही, औषधि तो एक बाद की चीज है, लेकिन जो साधारण चीज है जो आपको बहुत छोटी लगती है, वही वास्तव में उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का उपाय है। तो जो समस्याएं हैं, जो कारण है, वही उससे उसी से उनका निवारण भी हो जाएगा। तो थायराइड वाले पेशेंट्स को सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतर खुश रहने का अभ्यास किया जाए। आजकल पार्कों में वो आर्टिफिशियल हंसी हंसाई जाती है, ताली बजा बजा के हंसाया जाता है लोगों को, तो वो भी वहां से भी शुरू करिए आप, अच्छी बात है। अगर आपको नेचुरल हंसी नहीं आ रही तो आप नकली हंसी हंसिए, लेकिन हंसिए जरूर, क्योंकि हंसने से भी आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां, सारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। बहुत सारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, वो हैप्पी हैप्पी हार्मोन जिनको आप कह सकते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। तो आदमी का तनाव, या महिलाओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका तनाव धीरे धीरे उससे कम होने लगेगा। तो सबसे पहला काम तो आप यही करें कि जिसको भी थायराइड है, थायराइड वाले पेशेंट्स अपने पसंद के लोगों का एक ग्रुप बनाएं, समान विचारधारा वाले। अलग विचारधारा वाले जो है तो वहां और तनाव पैदा हो जाएगा। तो समान विचारधारा वाले लोगों का एक ग्रुप बनाएं, ऐसी महिलाएं कर सकती हैं, ऐसे पुरुष भी कर सकते हैं। और वहां पर मोबाइल की एंट्री ना हो। जब आप बैठे, चाहे आधा घंटा आप बैठे साथ में, 15 मिनट बैठे, या पार्क में बैठे, या कहीं आप अपने मोहल्ले में बैठे, जहां भी बैठे, उस समय मोबाइल की एंट्री ना हो। मोबाइल रख दें साइड में, और वहां पे हास्य का प्रयोग करें, चुटकुले सुनाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को गीत गा के सुनाएं, और ऐसी जिससे हंसी आए, इस प्रकार की चर्चाएं आप करें। तो उस चर्चा को करने से, उस हास्य के उत्पन्न होने से, जो आपकी थायराइड ग्लैंड जो प्रभावित हो गई थी, वो वापस से ठीक होना शुरू हो जाएगी। उसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, तो बीमारी वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा प्रयोग करना है कि जितने भी केमिकल वाली फल और सब्जियां हैं, उनका प्रयास करें कि वो हमारे घर में आनी बंद हो। एकदम से नहीं हो सकती, लेकिन प्रयास करिए धीरे धीरे। जहां भी हो सके ऑर्गेनिक फार्मर आपसे मिले, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं, उनसे जुड़िए, उनसे कोशिश करिए कि उनकी फल और सब्जियां, अनाज आपके घर तक पहुंचे। तो जितने भी केमिकल से होने वाले इंबैलेंस थे, वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, आपका दूध बदलने की जरूरत है। बाजार का जितना भी सिंथेटिक दूध आपके घर में आता है, केमिकल वाला दूध आपके घर में आता है, उस दूध को कोशिश करिए कि रिप्लेस करिए देसी गाय के दूध से। जब तक ना हो पाए, जरूरी नहीं है कि आप ऐसी जगह रहते हो जहां पे दूर दूर तक देसी गाय नहीं है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको बादाम का दूध आप बना सकते हैं। बादाम को भिगो करके उसको अच्छी तरह पीस लीजिए, उसको पानी में घोलिए। बादाम आलमंड मिल्क आजकल वो भी प्रचलन में आ गया है, तो बादाम वाला दूध आप बना के पी लीजिए। लेकिन बाजार का जो जहरी, नकली और जो बहुत ही ज्यादा केमिकल वाला दूध है, उसको आप कोशिश करिए कि अपने घर से बंद कर दीजिए। तो थायराइड की प्रॉब्लम वहां से भी आपकी सुधरनी शुरू हो जाएगी। तीसरा काम है, दूध आपने बदल दिया,
आपने ऑर्गेनिक अनाज अपने घर में ले आए। तीसरा, नमक आपने बदल करके सेंधा नमक जिस दिन से लेना शुरू करेंगे, देखिएगा थायराइड की समस्या उसी दिन से धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं कि एक बार थायराइड हो जाए तो जीवन भर ठीक नहीं होता। ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है, गलत बात है बिल्कुल। थायराइड क्या, कोई भी विकार हो शरीर में, वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। हर बीमारी ठीक हो सकती है बशर्ते उसका माहौल बनाया जाए शरीर में, उसके अनुसार वो सारे कार्यकलाप किए जाएं जो उसको खराब करने के लिए प्रभावित करने वाले जो जितने भी कारक थे उन सबको हटा दिया जाए, तो बीमारी कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी घनी हो, वो धीरे धीरे करके वापस ठीक हो जाती है। हानि करने वाली चीजें हटानी है और लाभ करने वाली चीजें आपको लेके आनी है। तो दूध बदल दीजिए, सब्जियां और फल बदल दीजिए, गेहूं और चावल अनाज बदल दीजिए, दालें बदल दीजिए। ये सब बिना केमिकल वाली जिस दिन आपने शुरू कर दी, समझिए कि उसी दिन से आपका ये थायराइड वाली समस्या धीरे 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 ठीक होने की तरफ चलने लग जाएगी। उसके बाद करना क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन। अभी तक भी मैं तो बहुत दिनों से, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भाई राजीव दीक्षित को जिन्होंने सुना है या समझा है, वाघभट्ट जी को पढ़ा है, तो जितने भी ये खाना बनाने वाले बर्तन हैं वो एल्युमिनियम के बर्तन घर में आपसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उनको हटा दीजिए। क्योंकि एल्युमिनियम जब गर्म होता है तो उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो आपको उसमें जो भोजन बन रहा होता है उस भोजन के अंदर वो जहरीली गैसें मिक्स हो जाती हैं, और वो जहरीली गैसों के साथ वो जब आप भोजन करेंगे, विषैला भोजन, तो एक एक करके आपके सारे अंगों को खराब करता है। उसमें थायराइड और कैंसर और आपकी जो नी पेन है, घुटनों का दर्द है, ये मुख्य रूप से होता है। तीसरा है आपकी भूलने की बीमारी, आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में शुरू हो गई है कि सामान लेने जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं आया क्यों था। तो ये छोटे छोटे बच्चों में आज अगर भूलने की बीमारी आने लग गई है। उन सबके पीछे भी अगर हम गहराई में जाते हैं तो एल्युमिनियम के बर्तन जिम्मेदार हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन अपने रसोई से हटा दीजिए। थायराइड अगर आपको ठीक करना है तो इन सारे जितने भी ये गलत गलत चीजें आपके घर में घुसी हुई थी, इन सबको हटा दीजिए, वहीं से थायराइड आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, उन दोनों को ठीक करने का मतलब यह है कि आपकी जो ग्रंथि है उसको, जो उसके जो न्यूरॉन्स थे, जो सॉरी उसकी जो सेल्स थी, कोशिकाएं थी, उसके जो टिश्यू थे वो विकृत हुए हैं। अब उन टिश्यूज को, खराब हुए हुए टिश्यूज को, खराब हुई जो सेल्स थी उनको वापस हमें रिजोनेशन करना है। तो उसके लिए उपाय है। उपाय क्या है, पंचगव्य का आपको प्रयोग करना है। थायरोन करके पंचगव्य की एक औषधि आती है, जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं। थायरोन करके एक आती है जो गोतीर्थ आश्रम की है, जो ऋषिकेश में है, दिल्ली में काफी जगह वो मिलती है और देश के बाकी हिस्सों में भी मिलती है। तो थायरोन उन्होंने एक बहुत अच्छी पंचगव्य औषधि बनाई है जो थायराइड का परमानेंट इलाज करने के लिए सक्षम है। तो थायरोन का उसकी टेबलेट्स भी आती हैं और वो सिरप में भी आता है, तो दोनों को मिला करके लेना है। तो थायराइड आपका परमानेंट धीरे 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 उससे ठीक होना चाहिए। हजारों लोगों का हो चुका है, तो आपका भी होना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम करना है कि औषधि के साथ साथ जीरे का प्रयोग करना है। जीरे का पानी, रात को जीरा भिगोया, उसमें थोड़ी मेथी दाना, अगर सर्दी है तो मेथी दाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 2 चीज मिलानी है केवल। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया, जो धनिया के बीज होते हैं उनको थोड़ा अधकूट कर लीजिए, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह वो धनिया और जीरे वाला पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पी लीजिए। तो उससे भी धीरे धीरे आपका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। थायरोन का भी प्रयोग कर लीजिए, उससे आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद योग और प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और भ्रमर उद्गीत, एक प्राणायाम जो किताबों में जनरली नहीं मिलेगा, मैं भी करके भी दिखा दूंगा। तो उसको आप रेगुलर करिए। अगर आपको थायराइड पूरी तरह से खत्म करना है तो ये 2 प्राणायाम आपको रेगुलर करने हैं, जिसके कारण से आपका थायराइड की जो ग्रंथियां जो विकृत हो गई थी वो वापस से अपनी शेप में आनी शुरू हो जाएगी और आपकी थायराइड की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो उसका भी आप अभ्यास करते रहेंगे तो ये थायराइड की बीमारी को आप जड़ से मिटा ले जाएंगे। करना क्या है, उज्जयी तो सभी को आता ही होगा, उज्जयी तो जो सीखते हैं। भ्रमर उद्गीत वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत सरल है। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, पालथी मार के बैठ जाएं। चाहे जो नीचे नहीं, घुटने जिनके नहीं मुड़ते वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस को पूरा गहरा भरेंगे अंदर, ऐसे
इस प्रकार से सांस को गुंजन करते हुए गर्दन को धीरे 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 मिलाना है, धीरे 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 अब करके आगे कंठकोप जिसको बोलते हैं, कंठकोप को यहाँ पे। तो इस प्रकार से 5 से 10 मिनट का रेगुलर अभ्यास आपको थायराइड नाम की इस बीमारी से पूरी तरह से, कोई इसमें खर्च नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई साधन आपको जुटाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई आपको लाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठना है, सुबह फ्रेश होकर के अच्छी प्रकार से और इस योग अभ्यास का अभ्यास करना है। तो इससे थायराइड को बिल्कुल आप मूल रूप से समाप्त करके और एक सुखी जीवन जी पाएंगे। अब कोई भी बीमारी, थायराइड के ऊपर तो मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है, थायराइड की समस्या इसी से समाप्त हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या थायराइड की नहीं है। लेकिन कोई भी बीमारी शरीर में आती क्यों है वो हम समझ लेंगे तो थायराइड और जो बाकी जितनी भी बीमारियां उन सबसे मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए दिनचर्या, जैसे मैंने पिछले कार्यक्रम में बताई थी कि दिनचर्या हम सबको ठीक होनी चाहिए, ऋतुचर्या हमारी ठीक होनी चाहिए और आहार विहार ये हमारा ठीक होना चाहिए। मानसिक रोगों से, क्योंकि थायराइड भी एक मानसिक बीमारी हम कह सकते हैं कि मानसिक तनाव के कारण ये बीमारी आती है, तो मानसिक संतुलन और मन का स्वस्थ रहना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तन से भी ज्यादा मन का स्वस्थ रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस मन को स्वस्थ करने का तरीका यही है कि आपको अच्छी प्रकार से ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, वेद के अनुसार जो दूसरे ग्रंथ हैं वो, ताकि आप शास्त्र के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए। वैदिक ग्रंथ पढ़ते जाएंगे, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपकी सात्विक वृत्ति बढ़ती जाएगी। 3 प्रकार के जो गुण हैं हमारे शरीर में आते हैं, सतुगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जब तमोगुण बढ़ता है तो हमारा कोई भी काम करने को मन नहीं करता है, बिल्कुल आलसी हो जाएंगे। रजोगुण होगा तो और ज्यादा गलत काम करने को मन करेगा, राजसी रोबीला हमारा स्वभाव हो जाएगा। और जब सत्व गुण आएगा तो हम विनम्र भी हो जाएंगे, प्रसन्न भी रहेंगे और दूसरों की परोपकार की भावना हमारे अंदर विकसित हो जाती है। तो सत्वगुण विकसित करना है। सत्वगुण विकसित होने से बहुत प्रकार के जो मानसिक रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो उस गुण को विकसित करने का तरीका क्या है कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका चरित्र शुद्ध होना चाहिए और आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। तो आहार, विहार और विचार ये तीनों चीज शुद्ध होंगी तो सत्वगुण की आपके अंदर वृद्धि होती चली जाएगी, और सत्वगुण बढ़ेंगे तो आपका जो मानसिक तनाव था, मानसिक विकार थे, वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएंगे। और मन स्वस्थ होगा तो फिर तन की छोटी छोटी बीमारियां बहुत तेजी के साथ आप ठीक करके ले जा सकते हैं। तो आहार विहार का आप ध्यान रखिएगा, शुद्ध खाइएगा, उसमें हमारे जो पंचगव्य हैं, देसी गौमाता के जो गव्य हैं, उनका जरूर किसी ना किसी रूप में आपको उपयोग करना है। पंचगव्य में क्या है? देसी गाय का दूध आप जरूर पिए, अगर दूध कोई पीने लायक है तो वो देसी गाय का ही दूध है। घी खाना है तो देसी गाय का खाइए, उसी से आपके जितने भी मस्तिष्क के रोग हैं, केवल देसी गाय के घी खाने से मस्तिष्क के समस्त रोग ठीक हो सकते हैं। घी खाइए भी, घी अग्निहोत्र भी करिए और घी को नाक में भी डालिए रात को सोते समय 2-2 बूंद केवल। तो मानसिक विकारों को आप यहां से हटा पाएंगे, मानसिक तनाव को यहां से कम कर पाएंगे। 2-2 बूंद केवल देसी गाय का घी रात को सोते समय अगर आपने नाक में डालने का अभ्यास शुरू किया तो मैं देखिए कि 3 से 4 महीने के अंदर ही आपका जो तनाव रहता था, सर में दर्द रहता था, अनावश्यक सर भारीपन रहता था, वो सब धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। मानसिक आपका संतुलन बनना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से दूध आपका प्रयोग करिए, घी का प्रयोग करिए, छाछ का प्रयोग करिए। मैं दही की ज्यादा प्रशंसा नहीं करता हूं, दही खाना चाहिए, लेकिन दही का एक नियमित अभ्यास होता है, कम मात्रा में। आप सप्ताह में 2 से 3 बार आप दही ले सकते हैं। लेकिन छाछ एक ऐसी चीज है जिसको आप साल में 10 महीने प्रयोग कर सकते हैं। बरसात में हो, सर्दी हो या बसंत ऋतु आजकल जो चल रही है, वो सब में कर सकते हैं। केवल मई और जून 2 माह छोड़ करके देसी गाय की छाछ पूरे साल आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी मानसिक विकारों को संतुलित करती है। उसके बाद गाय के गौमूत्र से बनी हुई औषधियां, अगर थायराइड को सबसे, मैं कहता हूं दुनिया में सबसे अच्छी औषधि है तो गाय के गौमूत्र से बनी हुई औषधि जो थायरोन के नाम से गोतीर्थ वाले बनाते हैं, उसका आप प्रयोग करेंगे तो थायराइड की बीमारी बिल्कुल आपकी
पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आहार विहार का ध्यान रखिए, दिनचर्या का ध्यान रखिए और मानसिक प्रसन्नता आपकी बनी रहे, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा, तो ये थायराइड रूपी बीमारी आपके शरीर से बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दीपांशी जी, इसके अलावा अगर कुछ और, मुझे लगता है कि बीमारी पे तो इतना ही चर्चा है, बाकी प्रश्नोत्तर पे हम लोग अब चलेंगे कि जिसके कोई किसी भी समस्या को लेकर कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न में हमसे पूछ सकते हैं। जी, किसी भी व्यूअर का कोई क्वेश्चन है तो वो डॉक्टर आर्य जी से पूछ सकते हैं। मैम मैं आई। यस यस। अजय जी, सबसे पहले तो प्रणाम और आपका धन्यवाद जो आपने इतने सरल शब्दों में इतने अच्छे से थायराइड जैसी बीमारी के लिए आपने सॉल्यूशन बताए। मेरा एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग आपसे। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। ओके। एक्चुअली मेरे थायराइड है फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर, तो मैं कंटिन्यूअसली टैबलेट पे हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी आपने मुझे अभी आपने जो भी आपने बताया है, तो ये अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपनी टैबलेट मुझे कब बंद करनी है? मतलब व्हेन आई विल बी इन पोजीशन कि हाउ आई विल टेक केयर, अब मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है और मुझे वो टैबलेट बंद करनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा सवाल दीपक जी आपने पूछा है। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को भी ये सवाल रहा होगा कि भाई जैसे हम आयुर्वेद की ये प्रणाली शुरू करते हैं तो वो जो थायरोनॉर्म या थायरोक्सिन, कौन सी लेते हैं आप टेबलेट? थायनोम। थायनोम थायरोनॉर्म कितने mg ले रहे हैं अभी? 62.5 है मेरा। ओके, तो वो 62.5 या ओके, अभी उसको छोड़ना नहीं है। जब आप आयुर्वेद पे आप चलते हैं तो एलोपैथी, क्योंकि शरीर को आपकी उसकी आदत पड़ चुकी होती है उस औषधि की, तो उस औषधि को एकदम से बंद नहीं करना है। अभी आप जैसे मान लीजिए कि 15 दिन जो मैंने प्रयोग बताए आप ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए और वो टेबलेट भी साथ साथ लेना शुरू कर रखिएगा, जारी रखिएगा। उसके बाद 15 दिन के बाद एक बार दोबारा से थायराइड का आप टेस्ट कराइए और अगर आपका लेवल नीचे आ जाता है तो फिर आप औषधि को भी थोड़ी अनुपात में घटा दीजिए, यानी कि 50 mg पे आ जाइए आप। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर प्रयोग ये दोनों 50 mg के साथ आप चालू रखिए और फिर दोबारा से एक बार टेस्ट कराइए 1 से 1.5 महीने के बाद। फिर आप देखिए कि लेवल आपका कितना रहा है, तो फिर 25 mg पे आ जाइए। इस प्रकार से करते करते धीरे 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 आपको औषधि को, एलोपैथिक औषधि को बंद करना है और नियम जब आपकी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप पूरी तरह से सामान्य जीवन जी पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल? सर मेरी बेटी के सर्वाइकल है तो उसका कैसे करें? कितने साल की है बेटी? 25। 25 की है। सर्वाइकल देखिए, होने का कारण आपको समझना पड़ेगा पहले। सर्वाइकल एक पोस्चर प्रॉब्लम है। पोस्चर प्रॉब्लम ये है कि या तो वो बहुत ज्यादा हाथ में इस तरह लेकर के मोबाइल प्रयोग करती होंगी या फिर लैपटॉप का बहुत ज्यादा प्रयोग करती होंगी, एक ही डायरेक्शन में बहुत समय तक बैठे रहना गर्दन को झुका के, उसके कारण से सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो उनको समझाइएगा कि एक ये जो आप काम करती हैं, चाहे मोबाइल पे करें चाहे लैपटॉप पे करें या डेस्कटॉप पे, जिस पे भी करें, आपको हर से 5 से 10 मिनट के बीच आपको पोस्चर चेंज करना है, पहला काम। दूसरा, क्योंकि जब नियमित रूप से आपकी, जैसे मान लीजिए गर्दन ऐसे रहनी चाहिए और लेकिन ऐसे रहती हो, झुकी हुई रहती है गर्दन आगे को, तो उनकी जो सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं उसमें कंप्रेशन हो जाता है। एक तरफ से वो थोड़ा गैप बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से कंप्रेस हो जाती है। वो बहुत दिन लगातार रहने से वो कंप्रेशन बढ़ जाता है और जिसके कारण से जो नर्व हमारी उसके अंदर से गई होती है वो नर्व हमारी दबनी शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे हमें पेन आना शुरू होता है। तो इसके लिए पहले एक न्यूरोथेरेपी होती है, उसमें बहुत सारे चिकित्सक दिल्ली में मौजूद हैं, तो किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं और उससे जो स्पाइन अलाइनमेंट है, स्पाइन आपकी थोड़ी इस तरह से टेढ़ी हो जाती है, बैंड हो जाती है और बैंड होने के कारण से वहां की नर्व दब जाती है, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, पहला काम। तो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर के एक थेरेपी आप ले लीजिए कुछ दिन की, तो वो बिल्कुल आपकी जो स्पाइन है, स्पाइनल कोड है, उसको बिल्कुल वापस पहले की शेप में ले आएंगे। उसके अलावा उसमें अब नर्व जो कमजोर हो गई हैं, क्योंकि जब बहुत दिनों तक एक पोस्चर में रहने के कारण से नर्व दब जाती हैं तो वो कमजोर हो जाती हैं। तो नर्व कमजोरी को हटाने के लिए सबसे पहले तो उनकी नाक में एक देसी गाय का घी, या हमारे यहाँ पे एक दिव्य औषधि हम बनाते हैं जो पंचगव्य होता है बेसिकली, उसको नियमित रूप से 3 नाक में डालने को बोलिएगा।
तो नाक में में डालने से हाँ श्वास के साथ वो जाएगी और मस्तिष्क के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स वहां से निकलते हैं पूरी बॉडी के लिए, जो नर्व्स हमारी निकलती हैं, सेंसरी नर्व और मोटर, वो दोनों नर्व्स को ताकत देगी और वो सर्वाइकल पेन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर के दोबारा कभी आएगा नहीं। कहाँ मिलेगी ये बता पाएंगे, कहाँ मिलेंगी? हाँ, हाँ उसके लिए हमारा जो चिकित्सा केंद्र है वहां से आप कोरियर से मंगा सकते हैं। रोहिणी के आसपास रहते हैं तो पर्सनली आके भी ले सकते हैं। गुड़गांव रहती हूँ मैं। तो आप बाय कोरियर मंगा सकते हैं। एक नंबर आप नोट कर लीजिए, हाँ आपके माध्यम से जो लोग बैठे हैं वो सब कर सकते हैं। 88 88 60 0 आगे 886036 886036 1141 सॉरी 1141। क्या नाम से सेव करूँ सर? डाल दीजिए 8860361141। अच्छा हमारे चिकित्सा केंद्र का एक नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है। आप इस पे कॉल करेंगे, अपना एड्रेस हाँ। बताएंगे तो आपको कोरियर से भेज दी जाएगी। पूरे भारत में कहीं भी आपको मंगानी है तो यहाँ से जा सकती है। अच्छा आर्यावर्त और के नाम से हमारा जो है, और वेबसाइट पे जाकर के भी ऑर्डर कर सकते हैं www.aryavardesi.com। अच्छा सर, एक माइग्रेन का भी है इशू मेरे को बहुत। हाँ माइग्रेन का कारण भी कुछ मिलता जुलता ही है, सर्वाइकल की तरह ही। तो इसमें भी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके लिए भी दिव्य औषधि का ही प्रयोग करना है और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बढ़ाना है। अच्छा अच्छा दोनों चीज आप कर लीजिए। 3 महीने के बाद आप माइग्रेन आप ढूंढती रहेंगी कभी होता था जीवन में, भूल जाएंगे आप। अच्छा, तो वो दिव्य रोशनी नाक में डालनी है? हाँ नाक में डालनी है तो रात नाक में तो डालनी है, बोला नाक में डालनी है। हाँ, नाक में, नाक के का दोनों नंबर ले लो तो सर, आपका नंबर दे दीजिए। सर आपका नंबर दे दीजिए तो ये कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। हाँ नंबर दे दो। नंबर इसी पे आप संपर्क करेंगे तो मुझसे बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई और प्रश्न किसी? ओके, यहाँ पर चैट बॉक्स में एक व्यूअर ने क्वेश्चन लिखा है दैट फूड्स टू अवॉइड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन कौन से आपको भोजन का प्रयोग नहीं करना है हाइपोथायराइडिज्म के? जी देखिए कोई भी आपको समुद्री नमक वाला भोजन नहीं करना है। बहुत ज्यादा जिसमें सोडियम की मात्रा है ऐसे खाने का प्रयोग आपको नहीं करना है। बाकी जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। पालक है, मेथी है, सरसों है, बथुआ है, सर्दी के मौसम में ये सारी आती हैं, इनको आप ले लीजिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा कंद का प्रयोग आपको नहीं करना है। कंद वाले जैसे आलू है, जिमी कंद है, इस प्रकार के जो भोजन है इनको आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अवॉइड करना है। हल्के भोजन में आप लौकी ले सकती हैं, तोरी ले सकते हैं, टिंडा ले सकते हैं, परमल की सब्जी आप खा सकते हैं, ब्रोकली का प्रयोग आप कर सकते हैं, शिमला मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये सब्जियां आप अच्छे से खाएंगे। दालों में आप मूंग, जो साबुत मूंग होती है, छिलके वाली मूंग होती है, उसका प्रयोग आप करेंगे। तो मुझे लगता है कि थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी है एक डाइट प्लान। जी कोई और प्रश्न? जी सुशील कुमार जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योगा में आपने उज्जैन ब्रीथ बताया था, और एक एक्सरसाइज कौन सा है? सॉरी, प्रश्न दोबारा पूछिए। एक्सरसाइज योगा एक्सरसाइज में 2 बताए थे आप, उज्जैन ब्रीथ और एक कौन सा बताया था आपने? ब्रीथ तो मैंने करके नहीं दिखाया था। भ्रमर उद्गीत इसको बोलते हैं हम लोग। गीत की तरह होता है और भ्रमर की, इसमें जो है ना भ्रमर की आवाज निकालनी होती है। तो इससे हमारी थायराइड ग्लैंड की हमारी ग्लैंड में जो हमारे टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं और बहुत तेजी के साथ रिकवरी वहां से स्टार्ट हो जाती है। कैसे ओम बोलते हैं ऐसे क्या? आप समझिए कि ओम बोलते हुए आपको गर्दन आगे पीछे करनी है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, जिसने नहीं देखा वो दोबारा देख सकता है। सीधे कमर गर्दन बिल्कुल सीधे करके बैठ जाना है। आप कुर्सी पे बैठे या आप पालथी मार के बैठे, चाहे फर्श पे गद्दा बिछा के बैठ जाए, बिल्कुल सीधे बैठना है। गहरी सांस भरनी है अंदर इसे, और सांस को ओम के साथ
इस प्रकार से सांस को ओम के साथ छोड़ते हुए बिल्कुल पीछे मिलाना है गर्दन को और आगे। तो ये आप प्राणायाम को 5 से 10 मिनट लॉक करना है जी। कोई और प्रश्न किसी? थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और व्यूअर का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ सवाल हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि जो स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं क्या वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं थायराइड के होने या ना होने में? देखिए बिल्कुल, स्लीपिंग हैबिट्स का बहुत बड़ा एक रोल है। आहार, निद्रा और मैथुन, ये 3 प्रकार की जो चीजें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के मैं कहेंगे स्तंभ होते हैं। हमारा खान पीन, हमारे विचार और हमारी निद्रा, ये हमारे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं, आधार हैं। बहुत सारे लोग जो निद्रा पूरी तरह से नहीं ले पाते उनका थायराइड भी विकृत हो जाता है। थायराइड के साथ साथ उनका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि मैंने बताया कि थायराइड जो एक मानसिक तनाव के कारण होने वाली बीमारी है। तो जैसे नींद अगर पूरी नहीं होगी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो उसके कारण 100% उसका थायराइड पे प्रभाव आएगा। तो इसीलिए मैंने दिनचर्या का जो लास्ट टाइम मैंने बताया था सारा कि किस समय हमें सो जाना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अधिकतम रात्रि 11 बजे से पहले पहले हमें सो जाना चाहिए। रात्रि 11 बजे के बाद जो लोग जगेंगे उनका गॉल ब्लैडर विकृत हो जाएगा, और गॉल ब्लैडर विकृत होने से अधिकतम जो पित्त है वो हमारे शरीर में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और पित्त बढ़ने के कारण से, पित्त दोष बढ़ने के कारण से फिर हमारा मानसिक संतुलन, पित्त का मतलब गर्मी है, शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो हमारे मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव आएगा, और विपरीत प्रभाव आने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, हाइपर एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी के साथ हाइपरटेंशन भी होगी। तो ये दोनों पर बीमारी बढ़ने से, दोनों समस्याएं बढ़ने से हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और हमारी थायराइड की समस्या और बढ़ती जाएगी। तो निद्रा का बिल्कुल आपने ठीक पूछा दीपांशी जी, बिल्कुल बहुत हमें ध्यान रखना है। गहरी नींद हमें आना बहुत आवश्यक है, और नींद कैसे अच्छी आएगी उसके लिए भी मैंने बताया कि जो दिव्य औषधि है वो रात्रि में 2-2 बूंद आप नाक में डाल के सो जाएंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर दूं कि दुनिया में खराटों की कोई दवा नहीं होती, और जो खराटे लेते हैं उसके परिवार वाले उसका जो खामियाजा भुगतते हैं वो आप समझ सकते हैं कि अगर पति को खराटे आते हैं तो पत्नी की क्या हालत होती है। तो अगर वो पहले नहीं सोई तो बाद में तो सो ही नहीं पाएगी, तो उसको तो थायराइड हो ही जाना है। तो जिसके पति खराटे लेते हैं उसको अपने पति के खराटे पहले ठीक करना है, तो उसका थायराइड अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसको करने का भी तरीका यही है कि रात्रि सोने से पहले 2-2 बूंद दिव्य औषधि अपनी नाक में डाल के सोएं, तो खराटे उसके बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, तो दोनों पति पत्नी को अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी और परिवार बच जाएगा। जी दीपांशी जी, एक क्वेश्चन ये भी है कि गिलोय जो है क्या वो भी थायराइड के क्योर में हेल्प करती है? देखिए गिलोय है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक नेचुरल औषधि है। इम्यून सिस्टम, उसको इम्यूनो बूस्टर भी कहते हैं, इम्यून बूस्टिंग सिस्टम को, इम्यून को बूस्ट करती है। और इम्यून बूस्ट करने का मतलब है कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व हैं या विजातीय शत्रु हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम ही टैकल करता है। जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड के जो वायरस थे उसको टैकल करने का काम भी हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो गिलोय अपने आप में, इसको अमृता भी कहा जाता है संस्कृत में, अमृता यानी कि जो मरने ना दे वो अमृता है। तो गिलोय का प्रयोग नेचुरल रूप से बहुत सारी विकारों में और भी ठीक करने के काम आएगा। तो गिलोय का भी हमें प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी और गिलोय ये 2 आयुर्वेद में एक ऐसी औषधियां हैं जो हर घर में भी होती हैं और हर बीमारी के लिए भी काम आती है। तो इन दोनों का प्रयोग अच्छा है, तुलसी और गिलोय दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, और भी इसके अलावा भी अन्य बीमारियों में भी वो लाभ करेगी। जी दीपांशी जी, तो पंचकर्मा के बारे में भी लोगों ने जाना था एक सेशन में यहाँ पे, तो पंचकर्मा से भी थायराइड क्योर हो सकता है? देखिए पंचकर्मा है आपके शरीर का शोधन, उसमें आपके वमन है, विरेचन है, बस्ती है, अभ्यंग है। ये जो शरीर के अंदर जो विष होते हैं ना, जिनको आप अभी टॉक्सिन बोलते हैं,
और टॉक्सिन के कारण ही हमारे शरीर के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे आप रसोई में खाना बनाती हैं और आपने एक पतीले में सब्जी बनाई और सब्जी बनाने के बाद सब्जी निकाल ली और पतीला ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या आप अगले दिन उसी गंदे पतीले में खाना बना पाएंगे? दोबारा सब्जी नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको उस पतीले को पहले साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर रूपी पतीला है। इसमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स के अंदर अगर भी उनसे हमें पूरा ताजा काम लेना है, ताजा आहार उनसे लेना है, तो उसकी जो गंदगी है उसको पहले साफ करना पड़ेगा। तो पंचकर्मा हमारे शरीर के पतीले को साफ करने का एक प्राकृतिक उपाय है। तो वमन के द्वारा जो हमारी अमाशय में विष होते हैं उसको वमन के द्वारा निकाला जाता है। जो हमारी आंतों में, हमारे रेक्टम में जो विष होते हैं वो विरेचन के द्वारा निकाले जाते हैं। पसीने अभियंग की जाती है, पसीने के द्वारा वो टॉक्सिन्स बाहर निकाले जाते हैं। कुछ बस्ती के द्वारा निकाले जाते हैं। तो पंचकर्म के द्वारा हमारे शरीर को जो उसके अंदर गंदगी जमी है, जो विष जमे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का वो आयुर्वेदिक एक प्रक्रिया है। तो पंचकर्म का प्रयोग जरूर करना चाहिए सभी को। साल में एक बार पंचकर्म के माध्यम से अपने शरीर का शोधन जरूर करना चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूं कि भाई जैसे आप कोई कार खरीदते हो तो कार को आप जब उसका समय होता है तो नियमित समय पर सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं। आपने नई कार खरीदी तो 10-20 साल ना कराओ सर्विस, लेकिन कोई नहीं रुकता है। जैसी कार खरीदी और कार के मैनुअल में जो लिखा होता है कि भाई आप 5,000 किलोमीटर चला के 10,000 चला करके आपको आना है और सर्विस करानी है, तो हर व्यक्ति जाता है और सर्विस करा के आता है। जबकि 5 या 10 लाख की कार, 20 लाख की कार होगी। लेकिन जो परमेश्वर ने इतनी सुंदर गाड़ी आपको बना के दी जिसपे बैठ के आप सारी दुनिया की सैर कराते हैं, उसकी सर्विसिंग को कोई नहीं सोचता है। पेट्रोल की कार में कोई डीजल नहीं डलवाएगा, लेकिन इस शरीर रूपी इंजन के अंदर कौन सी हमें चीजें डालनी है, कौन सा इसका ईंधन है, वो कोई नहीं सोचता है। अभी शादी में जाएंगे सबसे पहले क्या खाएंगे? कोई फ्रूट्स वाला तो फ्रूट खाएगा। महिलाएं तो जाती पहले वो चाट के स्टॉल ढूंढती हैं। अभी दही बल्ले खा रही थी, थोड़ी देर में कहती है अभी थोड़ा नमक कम हो जाए, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। उसके बाद आइसक्रीम खा लेगी, आइसक्रीम खा के निपटी तो चलो अभी जो है कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पी के निपटी तो उसके बाद जो है ना मटर पनीर खा लिया, उसको वो खा के निपटी तो फिर जो है ना मीठा खा लिया। कुछ नहीं पता क्या खाना है। डीजल की जगह पेट्रोल, पेट्रोल की जगह डीजल, डीजल की जगह मिट्टी ऑयल, केरोसिन सब डाल दिया गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का तो ब्रेकडाउन होगा ही, इंजन तो सीज होना ही होना है। तो ये शरीर रूपी जो गाड़ी है इसका भी हमें ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे आप उस अपनी कार का रखते हो। तो किस समय पर क्या इसकी आवश्यकता है, कौन से हमें इसमें चीज डालनी है, उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। जो चीजें हमें डालनी है उनको मैं बता देता हूं। आप देसी गाय का दूध शरीर में डालिए, कोई नुकसान नहीं होगा। देसी गाय की छाछ आप डालिए, कोई नुकसान नहीं करेगी। देसी गाय का घी खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। पैदा होने से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु तक आप गाय का घी खाते रहिए, कोई भी नुकसान नहीं होगा। वात रोग बढ़ जाए तो गौमूत्र से बनी औषधि पीते रहिए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। 84 प्रकार के वात रोग गौमूत्र से ठीक हो जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी गौमूत्र से ठीक हो जाती है, तो उसका प्रयोग कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर इसकी जगह आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आप छाछ तो पिएंगे नहीं, छाछ की जगह कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो इंजन उसका खराब होना शुरू हो जाएगा और उसी के कारण से आपके पेट के रोग होने शुरू हो जाएंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह शुरू हो जाएगा, आपकी हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की बीमारी शुरू होगी तो स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ गया तो कभी कभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये एक दूसरे से बढ़ते 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 वहां तक पहुंच जाती हैं बीमारियां। गलती मोटी सी होती है, गलती सिर्फ इतनी है कि आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला है। तो ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर आपको शुद्ध ईंधन का प्रयोग करना है, शुद्ध भोजन डालना है, शुद्ध आपको द्रव्य डालना है, तो इंजन कभी खराब नहीं होगा। परमपिता परमेश्वर ने आपके शरीर को 400 वर्षों के लिए डिजाइन करके भेजा है। आपके शरीर में 2-2 किडनियां लगाई हैं, एक किडनी के अंदर 10 लाख फिल्टर लगाए हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर 2 लाख फिल्टर भी ठीक काम करें तो आपका शरीर चल जाएगा ठीक से। यानी कि 20 लाख में से 2 लाख फिल्टर भी आपके चलें तो आपकी किडनी काम कर जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उस 2 लाख को भी नहीं छोड़ते, धीरे धीरे उल्टा पुल्टा खाते 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 सारी किडनी को ब्लॉक कर देते हैं, फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। ऐसे लीवर में विरुद्ध आहार करेंगे तो लीवर खराब होगा। अभी शादियों में जाते हैं, अधिकतर लोग दही बल्ले खाते हैं, वो बल्ले बने किससे होते हैं? उड़द की दाल से। जबकि उड़द की दाल और दही परस्पर में विरुद्ध आहार है।
दोनों को साथ में मिला के नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाते हैं। दूध और नमक जहर है, लेकिन खाते हैं। चाय के साथ पराठे खाते हैं नाश्ते में सब लोग, तो विरुद्ध आहार जाएगा तो धीरे धीरे अंदर की सारी लीवर खराब होगा ही होगा। तो इस प्रकार छोटी छोटी गलती करते हैं और बाद में गाड़ी खराब हो जाती है, फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर इतना, एलोपैथी डॉक्टर्स इतना डरा देते हैं, छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बना के बताएंगे कि आपका बच्ची खुची जो घर की स्थिति है वो भी डामाडोल हो जाती है। तो इन सारी वहां तक स्टेज तक नहीं पहुंचे। शरीर रूपी गाड़ी परमेश्वर ने बहुत उत्तम बनाई है, इसमें विकार आसानी से नहीं आता। विकार तभी आएगा जब हम बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे और करते रहेंगे लगातार। 2-4 बार गलती करने से भी शरीर खराब नहीं होगा। तो विरुद्ध आहार तो बिल्कुल मत करिए। जैसे दूध के साथ मूली, दूध के साथ अंडा, दूध के साथ नॉनवेज, दूध के साथ प्याज, दूध के साथ नमक, ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। इनका आप बिल्कुल प्रयोग ना करिए। दही, दही में नमक डालना भी विरुद्ध आहार है। दही में आपको क्या डालना है? मीठा डालना है। अपने बंगाली लोग बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं मिष्टी दही। वो मिष्टी दही खाते हैं, मीठी वाली दही खाते हैं, तो कभी इतना बंगालियों को इतनी बीमारी नहीं होती इस तरह की। वो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो भी इतने बीमार नहीं होते। लेकिन अपने यहाँ पे क्या करेंगे, दही के अंदर भी नमक डाल के खाएंगे, रायता बना के खाएंगे दही का। खीरा और दही बहुत विरुद्ध आहार है, लेकिन अधिकतर पार्टियों में खीरे का रायता ही बनता है। अरे तुम्हें वो करनी है क्या? तो सर फिर रायता नहीं खाना चाहिए? रायता खाइए ना छाछ का बना के। छाछ कहते हैं दही को मथ के उसमें मक्खन निकाल लीजिए, उसको वो छाछ बन गई है, उसको आप रायता बना के लीजिए। उसमें नमक डाल सकते हैं आप, सेंधा नमक। नमक का मतलब सेंधा नमक, ये टाटा नमक, ये आयोडीन वाला नमक नहीं है। सेंधा नमक आप खाएंगे तो बहुत प्रकार की बीमारियों से तो नमक ही बचा के ले जाएगा आपको। दूसरा एक और मैं चलते चलते बता दूं कि रिफाइंड तेल आजकल बड़ा जोर शोर से प्रचार होता है। रिफाइंड तेल का अलग अलग नाम से आते हैं। कोई आता है वो सफोला, मैं तो उसको सपोला बोलता हूं कि भाई सांप का बच्चा है वो सीधा डसेगा। और अब अलग अलग नाम से आते हैं। तो ये जितने भी रिफाइंड है, चाहे वो किसी भी नाम से आता हो, चाहे मैं तो कहता हूं बाबा जी का ही क्यों ना हो, आप शुद्ध तेल खाइए, नेचुरल ऑयल आप प्रयोग करिए, तो कभी आपका कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं आएगी। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ब्लॉकेज नहीं होगी, ब्लॉकेज नहीं होगी तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। एक तेल बदलने से आप ब्रेन और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारी से आसानी से बचे रह सकते हैं। इनका आप जरूर प्रयोग करिएगा। जी दीपांशी, कोई और बात रह गई तो चलते चलते वो भी कर लेते हैं। सर तो एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। आपने ना अभी स्नोदिंग के लिए बताया था एक टैबलेट, दिव्य औषधि आप उसको बोल रहे थे कि दिव्य औषधि है आपको। वो एक्चुअली एक नेजल ड्रॉप है। ओके ओके, उसका नियमित तो अभ्यास आपके उस पर मिल जाएगा हमें, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर आयुर्वेदिक सर आपकी वेबसाइट का नाम भी आपने बताया था, प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे सबके लिए। www, आप दीपांशी आप प्लीज डाल दीजिएगा उसमें www.aryavartswadeshi ARYAVARTSWADESHI aryavartswadeshi.com। थैंक यू सर। करके भी आप सारे प्रोडक्ट्स को भी देख पाएंगे और ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा भी पाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अभी मैं एलोपैथी की थायरोक्सिन 75 mg की मेडिसिन ले रही हूँ, तो मेरे को अगर आयुर्वेदिक पे आना है तो मुझे वो बंद करनी पड़ेगी? जी नहीं, बंद नहीं पड़ेगी। अभी मैंने यही प्रश्न शायद अभी पूछा था। हाँ जी। तो एकदम से आपको बंद नहीं करना है, आपको साथ साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे स्टार्ट और धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आपको उसको पहले आपको डिक्रीज करना है। धीरे धीरे दवा की जो mg है उनको घटाना है। और ठीक है। 8 से 6 महीने के अंदर ईश्वर ने चाहा तो आपकी वो सारी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाएगी और उसके कुछ दिन बाद आयुर्वेद भी बंद हो जाएगी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। वेबसाइट आपने डाल दी, बहुत अच्छा, नोट कर सकते हैं सभी। और कोई प्रश्न? किसी और व्यूअर का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? मुझे लगता है कि शायद सबका हो गया है। जी। तो बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे लगता है कि सभी व्यूअर्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। अच्छा लगता है क्योंकि केवल प्रवचन दे करके निकल जाना, लोगों की जिज्ञासा का बना रहना वो अच्छा नहीं होता है।
जिसके भी मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, वो पूछे तो उसका जवाब दिया जाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी भी बीमारी के बारे में डिस्कशन करना। तो मुझे उम्मीद है कि शायद सभी को लाभ हुआ हो। सर एक ये एसिडिटी के लिए और बता दीजिएगा। हाइपर एसिडिटी के लिए रीना जी, हाइपर एसिडिटी के लिए पूछ रही है ना? जी जी सर जी। हाँ, हाइपर एसिडिटी होने का कारण है कि आपके शरीर का सर वो पीएच। बेटी को ही है सर, बेटी को ही है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। तो उसके लिए मुख्य रूप से जंक फूड जिम्मेदार है। हाइपर एसिडिटी के लिए जंक फूड जिम्मेदार है। आप इनसे पूछिए, क्या नाम है आपका? साथ में ही है शायद। हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ, सलोनी है सर, सलोनी। सलोनी जी, हाँ जी। आप मुझे बताइए कि सप्ताह में कितनी बार जंक फूड लेती हैं? पहले तो ज्यादा लेती थी, अब थोड़ा कम कर दिया है। लेती तो है सर फिर भी। लेकिन बैंक बैलेंस काफी बढ़ा रखा है आपने। बैंक बैलेंस, जंक फूड का बैंक बैलेंस। जो जंक फूड आप देखिए, जंक फूड बनाने वाले उसमें क्या यूज करते हैं? रिफाइंड का प्रयोग करते हैं। और रिफाइंड सॉल्ट भी होगा तो सी सॉल्ट होगा, वो समुद्री नमक होगा। तो ये दो, और मसाले भी होंगे तो उसी प्रकार के होंगे। वो आपकी तरह जैसे आप घर में बनाते छाट के लाते हैं ना, अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें लाते हैं, उन लोगों को सस्ती चीजें होती है जिसमें स्वाद बन जाए, लेकिन बाकी चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं होता बनाने वालों को। वो धीरे धीरे करके हमारे लीवर के अंदर, लीवर की जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर वो धीरे धीरे वो टॉक्सिन्स वो जमते चले जाते हैं, जिससे लीवर की जो एक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाती है, लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आपका लीवर आपके शरीर की एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो 4 ज्यादा काम करता है। तो एसिड जितना भी होता है वो बाइल जो होता है, मुझे तो सुबह उठते ही हाँ, अब लीवर में, सुबह उठते ही एसिडिटी स्टार्ट हो हाँ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको 2-3 चीजें मैं बहुत छोटी बता रहा हूँ, उसका आप प्रयोग करिएगा। पहला काम, आप उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी, हाँ ऐसी पानी, अभी तो होली के, जब तक होली है तब तक तो आप तांबे के पात्र का ले सकती हैं, होली के बाद आप पात्र को बदल के मिट्टी का रख लीजिएगा, मिट्टी के बर्तन में, ठीक मिट्टी है, का। तो 2 गिलास ठीक पानी है। आप करके बिना कुल्ला किए और बैठ के, उकड़ू बैठ के पीजिए। उकड़ू बैठ अच्छा के, ठीक है। टेबल बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके, उसको एक सिप लिया, मुंह में घुमाया अच्छे से, तब इसको पिया। पहला काम। इसी से आपको 20 से 30% आराम तो इसी से, केवल एक प्रयोग से हो जाएगा। उसके बाद आपको बंद करना है पेस्ट करना है, बंद कर दूं? टूथपेस्ट। उसकी जगह क्या करना है? दंत मंजन आपका प्रयोग करना है। बहुत सारी कंपनीज का आता है आयुर्वेदिक दंत मंजन, वो ले लीजिए। हाँ, चाहे उसको कर लीजिए अच्छी प्रकार से, उंगली से डेंटिस्ट मसाड़ों तो के। मना करते हैं कि दंत मंजन नहीं करना चाहिए। अभी जो हाँ, तो वो पिछले तो करेंगे सेशन ना, में आए थे मैडम, वो तो काम मना करेंगे कर आप रही दंत थी। मंजन करेंगे। अगर आप डेंटिस्ट मना नहीं करेंगे तो उनके कस्टमर कहाँ से आएंगे? नहीं तो सर फिर हम तो उसमें हो जाते ना कंफ्यूजन में कि क्या करें, ये करें या ये करें। अच्छा, मुझे बताइए, जब ये टूथपेस्ट नहीं बनता था तो क्या लोगों के दांत खराब होते थे क्या? नहीं सर, 200 साल तक दांत, हाँ आप पुराना इतिहास जाके देखिए, 150 साल 200 साल जीते थे लोग, दांत खराब नहीं होते थे किसी के भी, जी क्योंकि ना सर, तो उसमें पेस्ट था और ना ही ये ब्रश था। उस समय क्या हाँ था, और आपको नीम दातुन। दातून हुआ करती थी। तो आप नीम की दातून यूज करिए, बबूल की दातून यूज करिए, या जिस मौसम में जिस वृक्ष पे फूल आता हो, जिस अच्छा। मौसम में फूल आता हो, उसकी उसकी आप डंडी तोड़ के उसको भी दातून की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या, नीम नीम जो है पूरे वर्ष आप यूज कर सकती हैं। तो ठीक नीम है, की दातून का क्या करना है? नीम की दातून करते रहिए, चबाते रहिए, और उसको थूकना नहीं है। अच्छा उनका वो जो लार बनती है उसको भी आप निगलते जाइए। तो ठीक है। ऐसे आपकी हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी देखिए 50% खत्म हो जाएगी। अच्छा तो आप कर लीजिए दंत मंजन और दातून। ठीक है। रिफाइंड तेल बिल्कुल बंद कर दीजिए, समुद्री नमक बंद कर दीजिए, एल्युमिनियम हाँ का खाना बंद कर दीजिए, और जंक फूड ठीक। बंद कर हाँ मेरा एसिडिटी से रिलेटेड ही है ना माइग्रेन, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। दीजिए। माइग्रेन का अलग कारण है। अच्छा, माइग्रेन से इसका लेना देना नहीं है कुछ? नहीं, एसिडिटी भी एक रोल निभाती है, क्योंकि अगर गैसेज बनेगी, एसिडिटी के कारण गैस भी बनेगी, हाँ और कारण से जो है ना, जैसे ही वात विकृत होगी तो माइग्रेन बनाएगी। तो आपस में हाँ correlation है। हाँ। तो आप कहाँ पे बैठते हैं सर, अगर मैं दिखाने आना चाहूँ तो? मेरा 2 चिकित्सा केंद्र है दिल्ली में, एक रोहिणी के अंदर है सेक्टर 15 में, उसमें भी अच्छा एड्रेस चाहे तो नोट कर दीजिए, दीपांशी, आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय। अच्छा।
F20/81 अच्छा, इसमें मैसेज कर सेक्टर 15 रोहिणी। और दूसरा गुड़गांव में नहीं है कहीं पे भी? नहीं, दूसरा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं थोड़ा सा वहां जाता हूँ, 2 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को देता हूँ फ्री में। अच्छा अच्छा कॉलेज है जो गर्ल्स कॉलेज है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अशोक विहार में। अच्छा, अशोक विहार। हाँ, मंडे और ट्यूसडे मैं शाम को 2 से 6 बजे तक वहां पे मिलता हूँ। और वैसे अगर फोन पे लेनी है तो सलाह, तो नंबर से कस्टमर सर्विस वाले पे? हाँ, फोन नंबर आपको मैंने दे दिया कस्टमर, उस पर आप टाइम लेकर के बात कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आर्य जी, एक बार एड्रेस दोबारा बता दीजिए, मैं चैट पे लिख देती हूँ। आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय, F20/81 जी, सेक्टर 15 सेक्टर 15 रोहिणी। दिल्ली 89। तो ये एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। जिसको अभी सलाह लेनी है तो एक बार फोन करके भी आप सलाह ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए। मुझे लगता है कि शायद सभी के प्रश्न हो गए होंगे। कोई और प्रश्न बाकी है तो पूछ सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से सभी ने अपने प्रश्न पूछ लिए हैं। समय की भी पाबंदी है और मैं अब इस सेशन को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और हमें थायराइड के बारे में सभी जानकारी देने के लिए। बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। आप सभी आज जुड़े, सेशन को इतना इंटरैक्टिव बनाया एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। That's it. Thank you. थैंक यू एवरीवन। जी जी याद करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Arya ji. Thank you all the viewers for joining. Thank you, madam.